नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे संधि पर। हमारे इस वीडियो का शीर्षक होगा संधि। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि संधि क्या है और संधि कितने प्रकार की होती है और इन प्रकारों में भी कितने विभेद होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आगे और दो वीडियो में व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। संधि क्या है? आपको पता है कि संधि का अर्थ होता है मेल। वो जैसे इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच भी एक संधि होती है, उसको भारत अमेरिकन ट्रीटी बोला जाता है। लेकिन क्योंकि हम व्याकरणिक संधि की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अर्थ का संकुचन हो रहा है और संधि का अर्थ क्या लिया जा रहा है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। ठीक है, इसके अर्थ को संकुचित कर दिया गया है। अब व्याकरण के संदर्भ में जब हम संधि को समझेंगे तो संधि क्या है कि निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। उदाहरण ले लीजिए, सम प्लस तोष संतोष, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, भानु प्लस उदय भानुदय। आगे हम बात करेंगे कि ये किस तरह की संधियां हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों संधि के प्रकार। तो संधियां तीन प्रकार की होती हैं। पहली संधि स्वर संधि है, दूसरी व्यंजन संधि है और तीसरी विसर्ग संधि है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा संधि का अर्थ है निकटवर्ती वर्णों का परस्पर मेल और संधि के प्रकार हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम विस्तृत रूप में देखेंगे स्वर संधि क्या है। उससे पहले एक बात और जो बहुत जरूरी है संधि समझने के लिए, कि हमको ये समझना जरूरी है कि वर्ण क्या है। अगर हम वर्ण समझ रहे हैं तो फिर हम संधि आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, वर्ण आप देखिए दो तरह के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। अब व्यंजन किसको कहते हैं और स्वर किसको कहते हैं? स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? हमेशा स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वो होते हैं जो कि बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते। जैसे आप बोलिए अ, तो ये अपने स्वतंत्र रूप से बोल लिया, लेकिन अगर आप क बोलेंगे तो आप देखेंगे कि क में भी आ मिला हुआ है। मतलब व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते हैं, लेकिन स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। ये बात आप दिमाग में रखिए, इसका प्रयोग स्वर संधि में जरूर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखेंगे कि स्वर संधि क्या है। तो दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहा जाता है। एक सेकेंड, थोड़ा हाँ चलिए, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहा जाता है। जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। अब देखिए इस संधि को उठाइए, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। अब आप ये देखेंगे कि य के साथ भी आ लगा है और अ यहाँ पे है ही, तो अ प्लस अ मिला के स्वर संधि बन रहा है, यानी कि दोनों स्वर हैं। अगर इसमें से एक भी स्वर ना होता तब ये स्वर संधि ना होती, व्यंजन संधि हो जाती। अब यहाँ से हम समझ गए कि और हमेशा निकटवर्ती वर्णों को देखना है कि यहाँ पे जो आ की मात्रा है और इस आ को देखना है। हम यहाँ पे केवल ये और अ को नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ की मात्रा को और इस आ को देखेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इनको साथियों याद करने का एक विशेष तरीका जो है कि आप इसको कैसे याद करें। इनको याद करने का तरीका है, दीर्घ और वृद्धि को आप एक साथ याद करिए, गुण और यण को आप एक साथ याद करिए और अयादि संधि को अलग, क्योंकि इनमें किस तरह से समानता है वो अभी मैं बता दूंगा। दीर्घ संधि और वृद्धि संधि में समानता है, गुण और यण में और अयादि में। ठीक है, तो 5 संधियां हैं। दीर्घ और वृद्धि को आप एक साथ रखिए, गुण और यण को एक साथ रखिए और अयादि को अलग रखिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं दीर्घ संधि पे। दीर्घ संधि का एक फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे केवल इसलिए कि कहीं आप दीर्घ संधि और वृद्धि संधि में कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, ये फॉर्मूला इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है? अकः सवर्णे दीर्घः।
यानी कि जहाँ पे सा वर्ण मिलेंगे, सा वर्ण मतलब क्या होता है, एक जैसे वर्ण, ठीक है, एक जैसे वर्ण, ये जहाँ पे मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अकः सवर्ण दीर्घा। लेकिन ये मैंने केवल उदाहरण के लिए बताया, यहाँ पे स्वर संधि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस स के साथ तो आ मिल रहा है, लेकिन इस स का आ नहीं मिल रहा क्योंकि वो आ बाद में है। तो एक स्वर हो रहा है, एक व्यंजन हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये केवल मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ह्रस्व या दीर्घ, अब देखिए ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं। मतलब क्या है, अगर छोटा छोटी बड़ा ऊ के बाद वो चाहे छोटा छोटा ई छोटा ऊ हो या फिर बड़ा बड़ा ई बड़ा ऊ हो, उसके साथ चाहे छोटा छोटी छोटा ऊ आए या फिर बड़ा बड़ी बड़ा ऊ आए, ये कुछ भी आते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, हमेशा दीर्घ में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। इसमें दीर्घ रूप आ जाएगा। ये एक उदाहरण देखिए, आ प्लस आ मिलके आ बना रहे हैं, ठीक है, आ प्लस आ बन रहा है, ठीक है। तो धर्म प्लस अर्थ, अब यहाँ पे हम उस सूत्र का प्रयोग करेंगे जो हमने पहले सीखा था, जिसमें कि स्वर वर्ण के भेद आपको बताए गए थे कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, ठीक है। जैसे धर्म प्लस अर्थ, अब आप बताइए कि धर्म और अर्थ क्या है, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे? अब धर्म आप देखिए, तो यहाँ तो आप देखेंगे कि म आ रहा है और अर्थ में तो आ दिख रहा है, तो एक व्यंजन और एक स्वर मिल रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि माँ के साथ जब हम माँ बोल रहे हैं तो उसके साथ में क्या लगा हुआ है, उसके साथ में आप ध्यान से देखिए तो इसका वर्ण विच्छेद करने पे ये निकल के आता है, ठीक है। माँ इज इक्वल टू ये आएगा कि माँ में हलंत है प्लस आ है, यानी कि धर्मार्थ में आ प्लस आ मिल रहा है, ठीक है, आ प्लस आ मिल रहा है, ओके। तो आ प्लस आ मिलके क्या बना रहे हैं, फिर इसको बड़ा आ कर दे रहे हैं, धर्मार्थ। इसी तरह हिम प्लस आलय में माँ में आ लगा हुआ है, माँ को इस तरह से ब्रेक करेंगे हम तो हिमालय बन रहा है। आप देख रहे हैं कि अकः सवर्ण दीर्घ, सवर्ण मिलके अपने रूप को केवल और केवल दीर्घ कर दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा उदाहरण है। इसके बाद इसके दीर्घ संधि के खंड खा पे चलते हैं। दोस्तों हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो, लेकिन मेरा दावा है कि अगर इतना ही आप ठीक से देख समझ लेंगे तो फिर आपको और कहीं से संधि पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, आप बखूबी संधि को समझ सकेंगे, ठीक है। चलिए, ई और ई की संधि हो रही है तो ई प्लस ई मिलके बड़ी ई बना रहे हैं, ई प्लस बड़ी ई मिलके बड़ी ई बना रहे हैं, ई बड़ी ई प्लस ई मिलके ई बना रहे हैं, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलके भी ई बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको समझनी चाहिए। उदाहरण देखिए, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, गिरि प्लस ईश गिरीश, मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र, मुनि प्लस ईश बराबर मुनीश, मही प्लस इंद्र महींद्र, नारी प्लस इंदु नारींदु, नदी प्लस ईश नदीश, मही प्लस ईश महीश। इसी तरह उ प्लस उ मिला के बड़ा उ, भानु प्लस उदय भानुदय, विधु प्लस उदय विधुदय, उ प्लस बड़ा उ, लघु प्लस ऊर्मि लघूर्मि, सिंधु प्लस ऊर्मि सिंधूर्मि, बड़ा उ प्लस उ, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, वधु प्लस उल्लेख वधुल्लेख, ठीक है। इन सब उदाहरणों के माध्यम से, बाकी आप स्लाइड रोक के उदाहरणों को 1-2 बार 3 बार पढ़ लीजिए कि वो आपके मस्तिष्क में पूरी तरह से बन जाए। अभी तक हमने देखी दीर्घ संधि, अब इसके बाद हम देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि संधि में बच्चों ये हो रहा है कि आ और आ का, यानी छोटा आ और बड़ा आ का छोटा ए और बड़ा ए से मेल होने पर बड़ा ए बन जाता है, तथा आ और आ का ओ और औ से मेल होने पर औ हो जाता है, ठीक है, यानी बड़ा औ, औरत वाला औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। अब हम इसको बखूबी समझेंगे कि कैसे, ठीक है। तो इस कैसे का जवाब हमको कैसे मिलेगा? मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं तब हमको याद रखना चाहिए कि अकः सवर्ण दीर्घ, यानी दीर्घ संधि में
जब समान तरह के वर्ण प्रयोग हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कोई भी वर्ण जो मिल रहे हैं ये समान तरह के नहीं दिखेंगे। अब ये चारों उदाहरण देखिए, ठीक है, और आप ये उदाहरण भी देखिए, क्या यहाँ पे जिन वर्णों की संधि हो रही है वो समान है? नहीं है, क्योंकि आ प्लस ए मिल रहा है तो ये ए बन रहा है, आ प्लस बड़ा ए मिल रहा है तब ए बन रहा है, आ प्लस ए, इस तरह से करके तो ये समान नहीं है। और समानता कहाँ पे है दोनों में? वृद्धि में और दीर्घ में, ठीक है, क्योंकि वहां भी आ का प्रयोग होता था, हालांकि आ ई ऊ दोनों का प्रयोग होता था, तो लेकिन आ का प्रयोग भी वहां हो रहा था। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वृद्धि है कि दीर्घ है। क्यों कंफ्यूज नहीं होना? क्योंकि वृद्धि में दोनों निकटतम वर्ण जो है आ प्लस ए ये सवर्ण नहीं है, यानी कि एक नहीं है, ये दोनों क्या है? अलग अलग है। ठीक, ये बात याद रखिए, रहेगी आपको। आ प्लस ए तो एक प्लस एक एकाएक के। ओके, आगे बढ़ते हैं। मत प्लस ऐक के मतैक के, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। फिर आ प्लस ओ औ, वन प्लस औषधि वनौषधि, महाधन औषधि महौषधि, परम धन औषध परमौषध, और महाधन औषध महौषध। तो इतने उदाहरण हैं वृद्धि संधि से जुड़े हुए। वृद्धि संधि को मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पे अकह सवर्णे दीर्घा ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। वृद्धि यहाँ भी होगी, वृद्धि यहाँ भी होगी, वृद्धि वहां भी होती थी, लेकिन वहां पे निकटतम वर्ण हमेशा एक रहते थे। आ के साथ आ ही मिलता था, आ के ई के साथ ई ही, ऊ के साथ ऊ मिलता था। लेकिन वृद्धि संधि में क्या हो रहा है? यहाँ पे आ के साथ ए मिल रहा है या फिर आ के साथ ओ मिल रहा है। ओके, अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब वृद्धि संधि के बाद बच्चों हम लोग चलेंगे गुण संधि पे। गुण संधि में देखते हैं क्या है। एक बार फिर से मैं पीछे जाके आपको चीजें रिकैप करवाता चलता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा संधि, संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर हमने स्वर संधि के 5 भेद पढ़े। 5 भेद कौन कौन से थे? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, उसके बाद अयादि संधि। 5 भी भेद थे, तो जिसमें से हम वृद्धि और दीर्घ कर चुके हैं। पहले हमने दीर्घ पढ़ा, फिर वृद्धि पढ़ा, अब हम गुण संधि पे आ गए हैं। तो गुण संधि देखते हैं। आ छोटा और बड़ा के आगे यदि ई और ई आ जाए, यानी छोटी ई और बड़ी ई आ जाए, तो ए का ऊ हो जाएगा, तो ये ए बन जाएगा। ठीक है, अगर आ और आ के साथ ऊ और ऊ हो तो ओ बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं कि अगर आ प्लस आ के आगे ई प्लस ई आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा ए। ओके, अब देखिए, अगर आ प्लस आ के साथ क्या आ जाए? ऊ प्लस ऊ आ जाए तो ये हो जाएगा ओ। ठीक है, ये इसीलिए मैंने पेन का कलर भी चेंज कर दिया है, आप अकॉर्डिंगली पढ़ते चलिए। ओके, फिर अगर आ प्लस आ के साथ री आ जाए, री आ जाए तो इसका क्या बन जाएगा? अर। ठीक है, इसके लिए मैंने एक बहुत आसान सी बात सोची है कि आप इसको कैसे याद करोगे। तो आप इसको देखिए, आ प्लस ई मिलके ए बन रहा है। ओके, ये मैं मिटा के फिर से लिख रहा हूं। हाँ, अब देखिए अब कि आ प्लस ई के साथ क्या बन रहा है? ए बन रहा है। आइए, ठीक, आप आइए एक बार बोल लीजिए, आपको गुण संधि याद हो जाएगी। ठीक है, फिर आ प्लस ऊ के साथ क्या बन रहा है? ओ बन रहा है, तो इसको औ इस तरह से याद कर लीजिए। आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला भी हो जाएगा और आपको चीजें आसानी से समझ भी आ जाएंगी। ठीक है, तो आइए औ और आ री के साथ मिलके क्या हो जा रहा है? अर हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप अर्री इस तरह से अर्री याद कर लीजिए। तो आइए औ अर्री, ये बस 3 वर्ड केवल आपको याद करने हैं जो कि मेरे द्वारा क्रिएटेड वर्ड्स हैं। आइए औ अर्री, ये 3 आप याद करिए। गुण संधि से एक भी सवाल आपको गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। और आप ये करके देखिए बस, आइए औ अर्री। ठीक है, अब हमारा गुण संधि कंप्लीट होता है। बस इसके उदाहरण हमको देखना बाकी है कि नर प्लस इंद्र। ठीक है, आ और ई मिला तो ये हो गया ए बन गया नरेंद्र। फिर नर प्लस ईश नरेश,
महा प्लस इंद्र महेंद्र, ओके। फिर ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश, महा प्लस उत्सव महोत्सव, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, ठीक। अब उसके बाद गुण संधि के बाद बच्चों हम आते हैं यण संधि पे, यण संधि पे आते हैं, ठीक है। यण संधि में हमको क्या देखना है, अब गुण संधि पहले आप दिमाग में रखिए। एक बार मैं फिर से आपको तीनों संधियां बताता चलता हूं। हमने अभी तक जो पढ़ी, सबसे पहले अकः सवर्णित दीर्घा यानी दीर्घ संधि पढ़ी, ठीक है। उसके बाद वृद्धि संधि पढ़ी। वृद्धि संधि में और दीर्घ में क्या फर्क है कि वहां पे सवर्ण होंगे, यहाँ पे सवर्ण नहीं होंगे। फिर हमने पढ़ा गुण संधि। गुण संधि में क्या होगा, आइए अवो अर्री, बस 3 शब्द हमको याद रखना है, हमारा गुण संधि पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं यण संधि पे। यण संधि में क्या होता है कि यहाँ पे पहले ही ई आ जाएगा, ठीक है। ई और ई के आगे यदि कोई विजातीय यानी कि असमान आए यहाँ पे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, य बन जाएगा, ठीक है। अगर उ और उ के आगे कोई विजातीय स्वर आए तो उ और उ को क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। मतलब ई का य बन जा रहा है और उ का व बन जा रहा है, ठीक है। देखिए मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ कि जिस तरीके से मैंने खुद चीज़ों को समझा है। अगर आपको मेरा तरीका 100% सटीक नहीं लग रहा तो आप 100% सही होने के लिए अपना भी कोई एक फॉर्मूला क्रिएट करिए, अपना भी कोई एक तरीका ईजाद करिए, जिससे कि आप भविष्य में संधि आपके लिए एकदम हलवा बन जाए और आप कभी भी भूलो मत, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं आगे। अगर री के आगे कोई विजातीय स्वर आ जाए तो री का क्या बन जाता है, रा बन जाता है, तो इन्हें यण संधि कहते हैं। अब यण संधि में मैं एक बार इसको प्रिसाइज करके आपको बताता हूं कि ई के साथ कोई विजातीय आए तो ये क्या बन जा रहा है, या बन जा रहा है। ऊ के साथ कोई विजातीय आ रहा है तब ये वा बन जा रहा है, ठीक है, ठीक है। और री के साथ कोई विजातीय बन जा रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, रा बन जा रहा है, ठीक है। तो ई उव रिर, ठीक। ये 3 शब्द हमको याद रखने यहाँ पे भी, ओके। अब इनके उदाहरण हम देखते हैं। ई प्लस आ मिलके य बन गया, यदि धन अब यद्यपि, ई प्लस आ मिलके या बन गया, इति धन आदि इत्यादि। अब उ प्लस आ अनुधन आय अन्वय, सुधन आगत स्वागत, अनुधन ऐषण अन्वेषण, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं अब अयादि संधि की तरफ। अयादि संधि की तरफ चलेंगे। अयादि संधि में देखेंगे कि ए और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आए आय अव और आव बन जाता है, ठीक है। कि इसको कैसे हम समझेंगे, इसको एक हमको याद करने के लिए अपना एक तरीका भी ईजाद करना होगा कि ए का क्या बन रहा है, आय बन रहा है, ठीक है। बड़ा ए का आय बन रहा है, ओके। अब ओ का क्या बन रहा है, आओ बन रहा है, और आओ का क्या बन रहा है, आओ बन रहा है, ओके। तो इसको कैसे याद करेंगे, ए है ए आए, ओ आओ आओ, ठीक है। ये हमने समझा। अब इसको हमको समझने का तरीका क्या है कि ए से ए के साथ अगर देखो, अगर इसके साथ ए के साथ ए ही आ गया तो ये क्या होगा, ये तुरंत बन जाएगा अका सवर्ण दीर्घा दीर्घ संधि, तो वो होना नहीं है, ठीक है। अगर वो चीज नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है कि अयादि संधि है। अगर ये आय आय अब आव बन रहा है तो जहां पे छोटा लेटर है वहां पे आय बन रहा है और आव बन रहा है, जहां पे बड़ा लेटर है वहां पे आय और आव बन रहा है, बस सिंपल, ओके। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। उसके बाद इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। ए प्लस आय, न ने प्लस अन नयन, ठीक। गे प्लस अक गायक, पोधन अन पवन, ठीक है। ओ प्लस अ मिलके अव बन गया, ठीक है। और ये सॉरी ये गय प्लस अक है, ठीक। ये स्लाइड बहुत क्लियर दिख नहीं रही है, तो हाँ, पौ प्लस अक पावक, नौ प्लस इक नाविक। तो दोस्तों ये है स्वर संधि के लिए एक वीडियो जिसमें मैंने आपको संधि, उनमें फर्क
कौन 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 को संधियाँ किस तरह से एक दूसरी संधि से अलग हैं और उनको समझने के लिए सबसे बेहतरीन तरीके क्या है और उनसे जुड़े हुए उदाहरण, ये सब बताए। अभी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के लिए मैं आपको और वीडियोस दूंगा, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी विषय विशेष पे मैं और वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई भी आपका सुझाव है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद। संधि के लिए एक और वीडियो मैंने बनाया है जिसमें कि संधि का परिचय दिया गया है और स्वर संधि के विषय में बताया गया है। तो संधि से जुड़ा हुआ ये दूसरा वीडियो होगा जिसमें कि व्यंजन संधि पे हम बात करेंगे। तो व्यंजन संधि को समझते हैं, क्या है व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से मेल हो तो वो व्यंजन संधि होता है। ठीक, अब हमने स्वर संधि में क्या देखा कि वहाँ पे केवल स्वर का स्वर से मेल हो रहा था, स्वर प्लस स्वर, यानी कि निकटतम वर्ण जो बन रहे थे वो स्वर होते थे। ओके, अब यहाँ पे निकटतम वर्ण एक व्यंजन होगा और एक स्वर होगा, या फिर दोनों ही व्यंजन होंगे, ये सिचुएशन बनेगी। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा व्यंजन संधि है और कौन सा स्वर संधि है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, शरद प्लस चंद्र शरद चंद्र। उज्ज्वल का उदाहरण दिया गया है, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। ठीक, अब व्यंजन संधि से जुड़े हुए कुछ नियम आप समझिए। किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण या र ल व ह या किसी स्वर से हो जाए तो क का ग, च का ज, ट का ड और प का बा हो जाता है। यानी कि अब इसको दूसरी भाषा में समझते हैं, दूसरे शब्दों में समझते हैं। किसी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, जो 5 वर्ग हैं कचट तप, ये कचट तप आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कचट तप ये वर्ग हैं, 5 वर्ग जो होते हैं, इनमें से पहला अगर किसी तीसरे या चौथे वर्ण से जाके मिल रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, तीसरा वर्ण बन जाएगा। ओके, जैसे का के साथ गा मिला तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला का भी गा बन जाएगा। ओके, इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं, दिक प्लस गज। अब यहाँ पे ये उदाहरण देखिए आप कि क प्लस ग मिला लेकिन ये भी आधा ग बन गया, यानी कि दिग्गज बन गया। वाक धन ईश, ओके, तो ये क्या बन गया, वागीस। ठीक, तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण कचट तप का मेल ना या मा वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। ये बहुत ही साधारण सा नियम है, इसको याद रखिए। व्यंजन संधि का सबसे आसान नियम है ये कि कचट तप यानी पहले वर्ग में केवल ना और मा आपको ध्यान रखना है। ना या मा अगर मिलता है तो उस वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। जैसे कि आप जब अनुस्वार और अनुनासिक टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको पढ़ने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। ठीक, अनुस्वार और अनुनासिक पे भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा, इसको देख के आप बखूबी समझ सकते हैं। चलिए देखिए, वाक प्लस मैं, तो ये वांग मैं हो गया। ठीक, अच प्लस नास, तो ये अन्नास हो गया। ओके, इसी तरह अब अगला नियम देखते हैं, ग ता का मेल ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व या किसी स्वर से हो जाए तो द हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे आपको ये पूरी सीरीज याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एक उदाहरण याद करना है। ठीक, ये उदाहरण आप केवल याद कर लीजिए, त प्लस भ, तो ये क्या बन जाएगा, आधा दा बन जा रहा है। ठीक, अगर आपको सत प्लस भावना पूछता है तब आप इसको सद्भावना कर लेंगे। ठीक, अगर आपको त प्लस ई पूछता है या जगत प्लस ईस पूछता है तब आप जगदीश कर लेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि जगदीश या फिर सद्भावना का संधि विच्छेद आपको करना है, ठीक, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि सद्भावना का आपको करना है, तो आप देख रहे हैं कि सद्भावना है। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए कि इस सीरीज में दा था, तो फिर इसको हम
सत कर लेंगे और सत हमने जैसे ही लिखा भावना, यानी कि हम यहाँ बीच से दा को हटा के वहाँ पे ता कर देंगे। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे भी जगदीश में भी जगद प्लस ईश लिखा है। ये क्या लिखा है? जगद प्लस ईश है। ठीक, तो इसको हम दा को ता कर देंगे, बस इतना ध्यान में रखना है। अगर ये नियम आपको ठीक से नहीं समझ में आ रहा तो एक बार आप बैक करके फिर से सुन लीजिए। चलिए अगले नियम पे आते हैं। ता से परे चा या छा होने पर, चा जा या झा होने पर, जा टा या ठा होने पर, टा डा या ढा होने पर, ई और ला होने पर आधा ला हो जाता है। कैसे? ये नियम मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। ता से परे चा या छा होने पर, चा मतलब ता होगा, उसके बाद अगर चा और छा आ रहा है तो ये चा ही बन जाएगा। ता के साथ अगर जा या झा आ रहा है तो ये जा बन जाएगा। अगर ता के साथ टा या ठा आ रहा है तो ये टा बन जाएगा। डा या ढा आ रहा है तो ये डा बन जाएगा, और ला आ रहा है तो ये ला बन जाएगा। ठीक, इस तरह से इसके लिए भी आप उदाहरण याद रखिए। केवल उच्चारण या फिर सज्जन, ये दो शब्द याद रखिए, इससे आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं इनको देखते चलते हैं। उत प्लस चारण उच्चारण और सत प्लस जन सज्जन। उसी तरह से उत प्लस झटिका उज्झटिका, तत् प्लस टीका तटीका। ये सब क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इनको ध्यान रखिए आप लोग। फिर अगला है ता का मेल यदि शा से हो तो ता को चा और शा का छा हो जाता है। ता का मेल यदि शा से हो तो ता का चा हो जाता है और शा का छा हो जाता है। जैसे त प्लस शा छ, तो ये उत प्लस श्वास उच्छ्वास। ठीक, अब आपको उच्छ्वास भी मिल जाता है कहीं पे, तब उसको आप बड़े सा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह अगला देखिए उत प्लस शिष्ट, तो ये उच्छिष्ट। ओके, अभी आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो का में एक पूरे वर्ग को लेके नियम है। ठीक, फिर खा में भी खा नियम भी पूरे वर्ग को लेके संबंधित है, लेकिन गा घा और अंगा ये केवल ता से संबंधित है। और चा भी पूरी तरह से ता से संबंधित है। तो ये चार नियम है जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो ता का मेल यदि हा से हो तो ता का दा और हा का धा हो जाता है। जैसे उत प्लस हार उद्धार। ओके, उत प्लस हरण उद्धरण। इसी तरह अगले नियम पे आते हैं दोस्तों। तो आप देखिए ये नियम आसान है, क्यों कि स्वर के बाद यदि छा वर्ण आए तो छ से पहले च बढ़ा दिया जाता है। जैसे आ प्लस छ अच्छ बन जाता है। स्व प्लस छंद स्वच्छंद। ठीक, क्योंकि यहाँ पे स्वर और व्यंजन मिल रहे हैं, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि माँ के बाद क से माँ तक कोई व्यंजन है, यदि माँ के बाद क से और माँ तक कोई भी व्यंजन आए तो क्या हो रहा है? तो माँ को अनुस्वार में बदल दिया जाता है। किम प्लस चित, तो ये हो जाएगा किंचित। ओके, आसान सा नियम है। अगला नियम माँ के बाद माँ का द्वित्व हो। जैसे हाँ, माँ के बाद यदि माँ आए तो ये माँ का द्वित्व हो जाता है। जैसे म प्लस माँ मिल रहा है तो ये ठीक, सम प्लस द्वित्व क्या होता है? जब दो वर्ण एक साथ आए। ठीक है, इनको मतलब एक वर्ण साथ दो बार आए तब उसको द्वित्व बोलते हैं। ठीक, द्वित्व क्या है? जब एक ही वर्ण दो बार आता है, यानी रिपीटेशन ऑफ वर्ण। ओके, इसी तरह सम प्लस मान, ये हो गया सम्मान। उसके बाद च के बाद च छ ज, फिर उसके बाद एक झ के बाद इया। नियम नंबर इया पे हम लोग आते हैं कि माँ के बाद यदि या रा ला वा शा शा हा आता है, ठीक, तो ये क्या हो जाता है? अनुस्वार बन जाता है। सम प्लस योग संयोग, ये अनुस्वार माँ आने पे भी बन रहा था, ये आपको ध्यान में रखना है। री र शा से परे ना का ना हो जाता है, परंतु अगर री र और
सा से परे होने पर न का णा हो जाता है। री र सा से परे अगर इसमें ना मिल जाता है, री रा और सा में अगर ना मिल जाता है तब ये णा हो जाता है। परंतु च वर्ण, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और सा का व्यवधान हो जाने पर न का णा नहीं होता। जैसे परिधन नाम, परिणाम, ठीक, प्रधन मान, प्रमाण। इसको आप याद रखिएगा। एक चीज़ व्यंजन संधि में जो हमको बेहतरीन तरीके से समझना है कि आप हर नियम एक बार में याद करने की कोशिश मत करिए, प्लीज़ मत करिए। एक नियम उठाइए, उसको याद करिए, उस पर 8-10 उदाहरण देखिए, उसके बाद उसको भूल जाइए, फिर अगला नियम अगले दिन, ठीक, थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे। कुछ जो इसके आसान नियम हैं उनको एक बार में याद कर लीजिए। थोड़ा सा अगर दिमाग से काम करेंगे तब काम करना आसान हो जाएगा। अगर एकदम से लगे रहने वाला हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, स्मार्ट वर्क करिए, यू विल बी सक्सेस। ओके, तो अब अंतिम नियम देखते हैं। सा से पहले आ या आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो सा को श हो जाता है। जैसे भ प्लस श, तो ये बन गया जिसको हम लोग खट्टी सा बोलते हैं या षटकोण वाला सा बोलते हैं। अभी प्लस से अभिषेक, नी प्लस सिद्ध, निषिद्ध। ओके, तो ये है दोस्तों व्यंजन संधि के कुछ नियम। इस पे एक बार आप फिर से वीडियो को देखिए और चैनल में वीडियोस में क्या और सुधार किए जाए जिससे आप और बेहतरी से सीख सकते हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो सुझाव मुझे दीजिए, और किस और विषय पे आप वीडियो चाहते हैं उस विषय को मुझे बताइए, मैं उस पर और वीडियोस क्रिएट करूँगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, पिछले 2 वीडियोस में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को जाना। इस वीडियो में हम विसर्ग संधि जानेंगे। एक और वीडियो मैं आपको दूंगा जिसमें संपूर्ण संधि की बात होगी, ठीक है। तो विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के बाद, विसर्ग आप लोगों को पता है, इस चिन्ह को विसर्ग कहा जाता है। जहाँ पे 2 डॉट ऊपर नीचे होते हैं उसको विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः धन अनुकूल, मनोनुकूल, ठीक। यहाँ पे आपने देखा कि मनः, न के बाद विसर्ग आया और फिर एक स्वर आया अनुकूल, अ, तो निकटतम वर्णों के योग को संधि कहते हैं। तो विसर्ग और अ यानी कि स्वर, विसर्ग और स्वर का मेल हुआ तब जाके विसर्ग संधि बनी। अब विसर्ग संधि के कुछ नियमों को अगली स्लाइड में देखेंगे। हाँ, विसर्ग के पहले यदि आ और बाद में भी आ या वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या र ला वा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब इस नियम को एक बार फिर सुन लीजिए कि विसर्ग के पहले यदि आ और बाद में भी आ या वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या रा ला वा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, यानी विसर्ग ओ बन जाता है। जैसे अभी आपने देखा मनः प्लस अनुकूल और मनोनुकूल बन गया, ठीक है। वही उदाहरण यहाँ पे दोबारा से फिर अधः धन गति अधोगति। ओके, मनः धन बल मनोबल। अगला नियम है विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या रा ला वा हा में से कोई स्वर हो तो विसर्ग का रा या रा हो जाता है। पहले नियम में हमने क्या देखा था कि आ और आ हो यदि, और दूसरे नियम में आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो या फिर कुछ खास वर्गों को कुछ खास वर्ण हो, ठीक है। जैसे निह प्लस आहार, निराहार, निह प्लस आशा, निराशा, निह प्लस धन, निर्धन। विसर्ग से पहले अगला नियम है विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श आए तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह प्लस चल, निश्चल, निह प्लस छल, निश्चल, दुह प्लस शासन, दुशासन। ओके, और विसर्ग के कुछ और नियम विसर्ग संधि के। विसर्ग के बाद यदि ता या सा हो तो विसर्ग का श बन जाता है, यानी आधा सा बन जाता है। जैसे नमः प्लस ते, नमस्ते, निह प्लस संतान, निसंतान, दुह प्लस साहस, दुस्साहस। अगला नियम है विसर्ग से पहले ई उ और बाद में का, ख, ट,
ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह प्लस कलंक कलंक निष्कलंक, चतुः प्लस पाद चतुष्पाद, निह प्लस फल निष्फल। ओके, अगला नियम देखिए, विसर्ग से पहले आ और आ हो तो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, यहाँ पे भिन्न स्वरों की बात हो रही है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निह प्लस रोग निरोग, निह प्लस रस नीरस। ठीक, अंतिम नियम है विसर्ग संधि का दोस्तों कि विसर्ग के बाद क ख या प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, क ये नियम याद रखिए, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। बहुत ही आसान सा नियम है कि क ख या प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंतः प्लस करण अंतःकरण। तो ये रहे कुछ विसर्ग संधि से जुड़े हुए नियम। और विसर्ग संधि या बाकी संधियों पे आप विस्तार में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं अपने ब्लॉग का लिंक आपको नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आप किस विषय पे वीडियो चाहते हैं, कौन से विषय आपको जटिल लगते हैं और उस पर आप मेरे द्वारा कुछ अलग तरह के सुझाव या कुछ वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।